बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जीएसई 101 में शॉर्ट लेक्चर नंबर 3 और 4, जिसका नाम है ग्राफ्स एंड काइनेमेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्राफ क्या है। ग्राफ इज़ अ मैथमेटिकल टूल और टेक्निक टू शो विजुअली द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज़। ग्राफ एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप जो है उसको ज़ाहिर करवाते हैं। मिसाल के तौर पर एक कार है, वो स्पीड के साथ, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा उसकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। तो इस रिलेशनशिप को, स्पीड और टाइम के रिलेशनशिप को हम ज़ाहिर करवाने के लिए ग्राफ इस्तेमाल करते हैं। ग्राफ जो है वो बनाने का तरीका क्या है कि हमारे पास दो लाइंस हम ड्रा करते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ग्राफ जो है वो फिज़िक्स में भी यूज़ हो सकते हैं और वो बायोलॉजी में भी यूज़ होते हैं। फिज़िक्स में हमने स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, इन सब के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको ज़ाहिर करवाने के लिए ग्राफ बनाते हैं। और बायोलॉजी में जो लिविंग स्पेसिमेंस होते हैं उनका डाटा प्लॉट करने के लिए हम ग्राफ्स को यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि शेप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ की 4 डिफरेंट शेप्स जो हैं उन्होंने आपको हैंड आउट में बताई हुई हैं, वही मैं यहाँ पे आपको डिटेल से बताती हूँ। सबसे पहले है अ प्रोपोर्शनल क्वांटिटी इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू another will give a straight line, for example a body moving with constant speed with respect to time। कि एक प्रोपोर्शनल क्वांटिटी जो कि इंक्रीज़ कर रही है दूसरी के रिस्पेक्ट से, यानी कि अगर एक इंक्रीज़ हो रही तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी। इसी एग्जांपल में जो ग्राफ बना हुआ है वो देख लें कि सबसे पहले तो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर उन्होंने टाइम बनाया हुआ है, जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर है डिस्टेंस। अब एक जो स्ट्रेट लाइन है वो अपवर्ड जा रही है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा टाइम भी हमारा इंक्रीज़ होगा, यानी कि जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज़ हो रहा है उसी के साथ साथ हमारा डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब हम इसकी दूसरी शेप देख लेते हैं जो कि है अ क्वांटिटी कांस्टेंट विद टाइम विल आल्सो गिव अ स्ट्रेट लाइन बट वन विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, फॉर एग्जांपल अ पोजीशन ऑफ बुक एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि एक क्वांटिटी जो टाइम के साथ कांस्टेंट है, यानी कि टाइम तो इंक्रीज़ होता रहेगा मगर वो क्वांटिटी कांस्टेंट ही रहेगी, वो एक स्ट्रेट लाइन देती है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि टाइम तो हमारा बढ़ता जाएगा। इसकी एग्जांपल में जो ग्राफ है वो देख लें कि एक्स एक्सिस पे हमने टाइम बनाया है और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर डिस्टेंस है। अब हम देखें कि जो टाइम है उसकी तरफ ये, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये मूव नहीं कर रही। जैसे बुक है वो टेबल पे पड़ी हुई है, वो एक रेस्ट की पोजीशन में है, तो ये उसके लिए ग्राफ होगा। अब हम इसकी तीसरी शेप देखते हैं जो कि अ क्वांटिटी which increase with time but not at a constant rate will give a curve, for example distance covered by a falling object with respect to time। कि एक क्वांटिटी जो कि इंक्रीज़ कर रही है टाइम के साथ बट एक कांस्टेंट रेट पे नहीं इंक्रीज़ कर रही, कि आगे पीछे इंक्रीज़ कर रही है, कभी इंक्रीज़ होती है कभी इधर डिक्रीज़ होती है, यानी कि वो इंक्रीज़ तो कर रही है मगर एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज़ नहीं कर रही, तो वो हमारे पास बनाएगी कर्व। जैसे कि नीचे आपको एग्जांपल दी हुई है। अब ये देखें एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, फिर ये जो है सीधा कर्व जा रहा है। आगे देखें इसकी शेप नंबर 4 जो कि है अ क्वांटिटी विच डिक्रीज विद टाइम एट अ कांस्टेंट रेट विल गिव अ स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल वंस ब्रेक आर अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि अब वो क्वांटिटी जो टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ कर रही है, इस यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है कि मोटरसाइकिल जो है अगर हम उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और एट द एंड जब ब्रेक लगती है तो वो स्टॉप हो जाता है। तो इसी तरह वो डिक्रीज़ होगी, उसकी स्पीड डिक्रीज़ होगी। तो ये देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। एक्स एक्सिस पे टाइम आ गया, वाई एक्सिस पे स्पीड आ गई। अब जो स्पीड वाला ग्राफ है ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा बट ये डाउनवर्ड होगा। अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स रिक्वायर्ड टू प्लॉट अ ग्राफ, कि एक ग्राफ को बनाने के लिए हमें कितने स्टेप्स चाहिए होते हैं, कैसे हम एक ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। एक ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमें 3 स्टेप चाहिए होते हैं। नंबर 1 पे है चॉइस ऑफ वेरिएबल अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने चूज़ करना है कि कौन से वेरिएबल्स एक्स एक्सिस पे आएंगे और कौन से वेरिएबल वाई एक्सिस पे आएंगे। उसके बाद हमने करना है स्टेप 2 में सिलेक्शन ऑफ सूटेबल स्केल,
अब स्केल जो है ये टाइम में होगा कि टाइम में हमने कितना डिस्टेंस देना है, जो हमें डाटा उन्होंने दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमने स्केल मेंशन करना है कि आवर्स का दें, 2 आवर्स हैं, 3 आवर्स हैं, या अगर डेज़ हैं तो 10 डेज़ का गैप दें, 20 डेज़ का दें, अकॉर्डिंग टू अगर कोई नंबर्स हैं तो उसके हिसाब से हमने स्केल मेंशन करना है। उसके बाद है जो थर्ड एंड फाइनल स्टेप है, प्लॉट द पॉइंट्स, कि अब देखिए हमारे पास सारा कुछ बन गया, एक्स एक्सिस बन गई, वाई एक्सिस बन गई, स्केल्स हमने मेंशन कर दिए, हमने वैल्यूज़ लिख दी, डाटा प्लॉट कर दिया। अब हमने पॉइंट्स लगाने हैं। जब हम पॉइंट्स मेंशन कर देंगे जो जो उन्होंने दिए हुए हैं, फिर हमने उन जो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और फिर हमने देखना है कि स्ट्रेट लाइन बनी है, कर्व बनी है, क्या बनता है जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो फाइनल हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब हम देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। अब हमने ग्राफ तो बना लिया, अब हमने इसको प्रेजेंट करना है, उसकी प्रेजेंटेशन देनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिव अ सूटेबल टाइटल, कि अब हमने ग्राफ को देखना है कि उसकी एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज़ हैं, उसकी वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज़ हैं, उनकी बेस पे हमने इसको सूटेबल टाइटल देना है। कि अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो हमने इसको नाम दे देना है अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ या अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सूटेबल टाइटल देना होता है। सेकंड पे है मेंशन द स्केल, कि हमने स्केल मेंशन करना है कि अगर एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड होता है, तो उसका स्केल जो है वो सेकंड हम मेंशन करेंगे। और अगर हमारे पास वाई एक्सिस में डिस्टेंस है तो वो कितना सेंटीमीटर है या मीटर है, तो वो भी हमने साथ मेंशन करना है। और थर्ड पे जो हम करते हैं वो ये फिज़िकल क्वांटिटी और उसका यूनिट बताना है कि क्या कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी है, यूनिट जो मैंने आपको बताया। और फोर पे हमने क्या करना है, प्लॉट द पॉइंट, फिर हमने जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करना है और बताना है कि कर्व बना है या स्ट्रेट लाइन बनी है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन और प्रोपोर्शन। इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले है डायरेक्ट और इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन, सेकंड पे है इन्वर्स और डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डायरेक्ट और इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन। डायरेक्ट और इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन मीन दैट अ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट when distance and time is zero, and after some time its velocity is increasing with the increase in distance and time, then there would be a straight line which show a direct increasing proportion। कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने स्टार्ट किया है जब डिस्टेंस और टाइम जो है वो ज़ीरो था, और फिर जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो गया है, यानी वो ज़ीरो से डायरेक्ट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। ये नीचे मैं आपको ग्राफ बना के मेंशन कर देती हूँ कि डायरेक्ट और इंक्रीजिंग जो प्रोपोर्शन है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देख लें, वो एक्स एक्सिस पे टाइम है और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस से सीधी स्ट्रेट लाइन ऊपर हो रही है। आगे है जी इन्वर्स और डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन। इन्वर्स और डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन मीन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड, देन द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एज द डिस्टेंस एंड टाइम इंक्रीजेज, विच शोज अ इन्वर्स और डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन। कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ, आपने ये बात याद रखनी है कि कांस्टेंट स्पीड के साथ जब वो मूव कर रहा होगा तो अचानक ब्रेक अप्लाइड हो गई है, ब्रेक लगा दी किसी ने, तो वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि उसकी स्पीड कम होगी, एट द एंड वो जाके स्टॉप हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, यानी कि जो एक्स एक्सिस है उस पर टाइम, वाई एक्सिस पे स्पीड, देन वो जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड आएगा कि स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, एट द एंड वो ज़ीरो पे आ जाएगी, यानी कि टाइम जो स्पीड है वो ख़त्म हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। अब हम इसका एक और भी पॉइंट देख लेते हैं जो कि सम टाइम एक्सेलरेशन माइट हैव नॉट कांस्टेंट विद टाइम, सो वी हैव कर्व अपवर्ड इन इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन और कर्व डाउनवर्ड शोइंग डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन। कि बज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, जो हमारी स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होती, तो ये क्या होगा कि जो कर्व होगा वो कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो अगर हमारे पास इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन है तो वो कर्व ऊपर की तरफ होगा, अगर डिक्रीजिंग है तो वो कर्व नीचे की तरफ होगा। आगे जो हैंड आउट में आपका नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, अभी मैंने आपको बताया है कि अगर जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग कांस्टेंट स्पीड, अगर कांस्टेंट स्पीड से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो जो है एक्स एक्सिस की तरफ वो स्ट्रेट लाइन आएगी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख लें कि ये हमने पढ़ लिया। इसकी समझ आ गई होगी उम्मीद कर। अब हम पढ़ेंगे अपना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्लोप। स्लोप क्या है, स्लोप इज़ अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। कि जो वाई एक्सिस की वैल्यूज़ हैं उनमें जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस उसे हम स्लोप कहते हैं। इसका फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, उसको हमने सोल्व करना है विद यूजिंग दिस फार्मूला।
तो स्लोप इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसका ग्राफ आप लोग देख लें, ये जो ग्राफ है इसमें देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर x1 और x2 जो है उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, और जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर y1 और y2 है, ये मेंशन हुआ है। अब इसका फार्मूले में हम इनकी वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। अब देखिए हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस पे टाइम है और जो वर्टिकल है उसके ऊपर डिस्टेंस है। तो ये यानी कि x1 x2 की जगह हम लोग टाइम भी लिख सकते हैं और y2 y1 की जगह हम डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो स्लोप का एक और फार्मूला भी बन सकता है, स्लोप इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रिटार्डेशन। व्हेन द वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग देन द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी नेगेटिव, इट इज़ कॉल्ड रिटार्डेशन। कि जब हमारे पास वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी तो जो स्लोप होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो नेगेटिव होगी, जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे काइनेमैटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। द इक्वेशन ऑफ मोशन टेल अस दैट हाउ अ बॉडी बिहेव व्हेन इट इज़ मूविंग और एक्सेलरेटिंग। कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताती है कि एक बॉडी कैसे बिहेव करती है जब वो मूव करती है या वो एक्सेलरेट करती है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इक्वेशन नाउन एज फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन। के 3 जो है इक्वेशंस उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन, जिनको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और अभी हम इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन तीनों के अंदर कौन से सिंबल यूज़ हुए हैं। जो सिंबल जिसके अंदर यूज़ हुआ है सबसे पहले है वी आई, जिसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ को हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, ए जो है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन, और टी जो है उसे हम कहते हैं टाइम। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल जो है वो हमारे पास एस है। By taking any 4 of these quantities we can find the other remaining quantity। कि ये हमारे पास जो 5 क्वांटिटीज़ हैं इनमें से अगर हमारे पास 4 मौजूद हैं तो हम 5वीं की वैल्यू खुद ब खुद इन इक्वेशंस के ज़रिए निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कंडीशंस फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो कंडीशंस हैं ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको समझना है और फिर इनको याद रखना है। सबसे पहले है मोशन विल ऑलवेज बी टेकन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कि मोशन जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी। इसका एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच क्वांटिटी विल ऑलवेज बी टेकन अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो आपने मोशन पे लगाना है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच क्वांटिटी विल बी कांस्टेंट इन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपने कहना है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ v एंड a कैन बी कंसीडर्ड। कि ओनली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो ही कंसीडर किया जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन में। उसके बाद है इनिशियल वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव वो नहीं होगी। एनी क्वांटिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वी आई विल बी पॉजिटिव। कि वी आई हमेशा पॉजिटिव होगा। एनी क्वांटिटी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव। कि कोई भी क्वांटिटी अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव होगी। अब हम पढ़ लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड टी, यानी कि वेलोसिटी और टाइम के दरमियान क्या रिलेशन है। अ कांस्टेंट वेलोसिटी मीन दैट द स्पीड or velocity changing at constant rate or constant acceleration implies a uniform rate of change of velocity. The longer the acceleration the greater the change in velocity। कि जितना acceleration ज़्यादा होगा उतना change in velocity ज़्यादा होगा, और जब हमारे पास velocity इंक्रीज़ होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, तो टाइम के साथ साथ स्पीड बढ़ेगी, और अगर टाइम कम होगा तो स्पीड भी कम होगी। यानी कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू t। कि जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो टाइम भी इंक्रीज़ होगा, अगर टाइम डिक्रीज़ होगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज़ होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सपोज टू से दैट अ कार इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई आफ्टर टाइम टी, द वेलोसिटी बिकम वी एफ। कि सपोज करें कि एक कार जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, वी आई है इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो इसकी वी एफ है, और टाइम जो है वो टी है। द एक्सेलरेशन A is the average acceleration because the car is moving with uniform acceleration। कार जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, इसीलिए जो एक्सेलरेशन है वो एवरेज एक्सेलरेशन होगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम कहते हैं डेल्टा वी, और जो चेंज इन टाइम है उसे हम डेल्टा टी यानी कि डेल्टा टाइम कहते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन, और डेल्टा वी का मतलब क्या है, चेंज होगा। यानी कि फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस करेंगे, फाइनल वेलोसिटी से हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे। डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास होगी वी एफ माइनस वी आई, और जो डेल्टा टी है वो टी ही रहेगा। अब देखिए हम जो टी है ये नीचे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास ए टी बन जाएगा। अब यहाँ पे माइनस वी आई हमारे पास नेगेटिव है, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी वो होगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी।
अभी यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने बनाई है जो कि है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको अपने याद रखना है। एमसीक्यूज में भी आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है, लॉन्ग में भी पूछी जा सकती है। इसका कोई एमसीक्यूज आ सकता है, इसका कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है, उसमें उन्होंने वी आई की वैल्यू दी होगी, वी एफ की वैल्यू दी होगी, टी की वैल्यू दी होगी और उन्होंने कहा होगा कि एक्सेलरेशन फाइंड करें। तो आपने ये फार्मूला लगाना है, ये इक्वेशन लगानी है और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि ये हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ हैं इसके अंदर, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। इनमें से वो किसी एक की वैल्यू आपको कहेंगे कि फाइंड करें, बाकी की 3 की वैल्यूज़ दी होगी। ये तो आप कर ही सकते हैं, जस्ट फार्मूला में पुट करनी है और आंसर कर लेना है। ये आप खुद करेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जस्ट फार्मूलाज जो हैं उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है, फाइनल की फाइनल में, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल में और एक्सेलरेशन की जगह पे और टाइम आपने फाइंड करना है। उसके बाद है जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, आफ्टर टाइम टी its velocity become vf. We find that the total distance as covered in time by formula distance is equal to time multiply average velocity, s is equal to v average t। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास है वी एवरेज इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, आपको पता है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी जो होती है दोनों को प्लस कर देते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है। अब इसको हमने सब्सटीट्यूट कर देना है 1 में। जो हमारे पास एस है ना, वी एवरेज की जगह हमने एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो हमने पुट कर देना है। तो हमारे पास बन जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ टी बाय 2। सब्सटीट्यूटिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है जो कि हमारे पास बनी थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पे वी एफ की जगह हमने वी आई प्लस ए टी लगा देना है। जब हम वो इसके अंदर लगाएंगे तो एस इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और साथ जो है टी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। फिर हम करेंगे, देखें वी आई और वी आई 2 हो गए हैं, इसलिए हम 2 वी आई लिख देंगे प्लस ए टी, टी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब आगे देखें, जो डिनोमिनेटर में 2 है वो दोनों के साथ आ जाएगा, 2 वी आई डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो बन जाएगा वी आई प्लस 1/2 ए टी स्क्र। तो ये हमारे पास बन गया है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो एस है वो हमारे पास डिस्टेंस है, वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, टी हमारे पास टाइम है, हाफ आगे 1/2 को हम हाफ भी कहते हैं, ए हमारे पास एक्सेलरेशन है और टी जो है वो हमारे पास टाइम है तो उसका स्क्वायर। इसमें भी ऐसे ही है कि अगर हमारे पास टाइम की वैल्यू हमें नहीं पता, हम टाइम की वैल्यू इसके अंदर से निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं या डिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वो कह सकते हैं कि डिस्टेंस फाइंड करें तो आगे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और टाइम और एक्सेलरेशन गिवन हो तो हम ये इक्वेशन लगा के हम इसके अंदर से डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हम पहले डेरिवेशन देख लेते हैं कि कैसे है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें से हमने टी की वैल्यू निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। जो वी एफ है वो इधर ही रहेगा, वी आई इधर प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई और जो डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। जो ए टी के साथ है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब वी डिफाइन वी एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वी ए एस। अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट टॉपिक जो कि है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हम कैसे करेंगे, इसे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव करेंगे जो कि है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकालनी है, वो हम कैसे निकालेंगे। वी एफ जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है वो वहीं रहेगा, जो वी आई है वो इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस वी आई हो गया। और ए और टी जो है, ए जो है उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास बन जाएगा टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए। अब हम, ये तो हमारे पास टी की वैल्यू निकल आई। अब हमने यहाँ से एक और चीज़ है जिसकी वैल्यू निकालनी है जो कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है कि वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज जो है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, वी एवरेज इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। एस हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। और इधर से हम लोग एस की वैल्यू यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, एस इज़ इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई टी बन जाएगा।
अब हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी जो हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है फाइनल प्लस इनिशियल, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को हम ऐड करते हैं और उसको टू के साथ हम कर देते हैं डिवाइड। ये हमारे पास बन जाती है एवरेज वेलोसिटी। अब यूजिंग द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम टी इन द इक्वेशन, हम अब उसको पुट करेंगे s इज इक्वल टू जो हमने निकाला था डिस्टेंस वाला, s इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई टी था ना, तो एवरेज वेलोसिटी की और टाइम की जो हमने वैल्यू निकाली है वो हम इसके अंदर पुट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी में पता है वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाई टू होता है, और टाइम की जो हमने ऊपर फर्स्ट न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाली है वो है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। अब यहाँ पे देखें जो है वी एफ प्लस वी आई और यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई, हमारे पास मैथ में फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वो हमारे पास इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए हमारे पास क्या है वी एफ का स्केयर आ जाएगा माइनस, और बी हमारे पास क्या है वी आई का स्केयर आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू, और ए मल्टीप्लाई होंगे तो वो टू ए बन जाएगा। अब यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास एस है और नीचे टू ए है, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये हमारे पास है जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें क्या है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर, फाइनल वेलोसिटी का स्केयर, और साथ हमारे पास एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है। इसमें भी ये चार क्वांटिटीज़ हैं, इनमें से अगर हमें एक की वैल्यू नहीं पता तो हम इसको निकाल सकते हैं। ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से शॉर्ट भी आ जाता है, लॉन्ग भी आ जाता है। अक्सर जब मैंने लास्ट टाइम दिया था ना तो उसमें ये था कि डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये हमारा जो है ना लॉन्ग में आया हुआ था। इसमें हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पूरी डिराइव करनी थी। जो मैंने पूरा समझाया आप वो भी पूरा लिख देंगे तो आपको इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि ग्राफ क्या होते हैं, फिर हमने ग्राफ की डिफरेंट शेप्स देखी, चार डिफरेंट शेप्स हमने पढ़ी थी। उसके बाद फिर हमने देखा कि हम ग्राफ को कैसे बना सकते हैं, फिर हमने देखा कि ग्राफ को हमने कैसे प्रेजेंट करना है, उसकी प्रेजेंटेशन हमने कैसे देनी है। फिर हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं, कर्व होते हैं ग्राफ की डिफरेंट शेप्स देखी कि कैसे कैसे ग्राफ हो सकते हैं और कैसे हम ग्राफ को बना सकते हैं। फिर हमने स्लोप देखी, स्लोप भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ के अंदर। उसके बाद हमने जो अपना नेक्स्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा कि काइनेमेटिक्स इक्वेशन के बारे में पढ़ा, जो कि हमने तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी। एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके बाद हमने पढ़ी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर इन वीडियो लेक्चर से आपकी हेल्प हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स आपके लिए बनाती रहूँ।